नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट की सीरीज, जो कि संबंधित है सामान्य ज्ञान से। वैसे तो जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें कि जीके और जीएस पूछा जाता है, सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से यह उपयोगी है। परंतु स्पेशली मैं इसको तैयार कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में एडेड कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होना है, यूपीईएसएससी या यूपीएचएससी, उसके लिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो की क्या खासियत है वो मैं आपको लोगों से थोड़ा सा शेयर कर लूँ। देखिए, पहली बात है कि ये जो फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है हमारा कि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। 10, 5 या 20 क्वेश्चन है, पूरे 30 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन जो है आपके पाठ्यक्रम में, साथ ही साथ पाठ्यक्रम से तो है ही, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इसमें जो है समावेशित किया गया, स्थान दिया गया, जिससे कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। जैसा आप लोग जानते हैं कि यूपीएचएससी या यूपीएसएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होता है विभिन्न विषयों में, परंतु एक खास बात यह कि इसका जो पार्ट फर्स्ट होता है सामान्य ज्ञान से संबंधित, वह सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होता है। और एक दिन में जो एग्जाम होता है एक पाली में, उसमें जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, लेकिन सबके लिए जो जीके क्वेश्चन होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है वीडियो। और चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2025 में प्राप्त गिद्धों की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या पंजाब? देखिए, अभी हाल ही में जो है गिद्धों संबंधित जनगणना हुई है पूरे भारत में, और उसके आधार पर निकल के आया है कि भारत में जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पर गिद्धों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और यह संख्या जो वन विभाग के द्वारा डेटा जारी किया गया है गिद्धों की जनगणना का भी लेटेस्ट, उसके अनुसार जो है 12,981, यानी मध्य प्रदेश में 12,981, यानी लगभग 13,000 गिद्ध हैं। तो इस तरीके से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? आधुनिक कृषि का भविष्य, उन्नत कृषि विकसित भारत, डिजिटल खेती आधुनिक भारत का भविष्य, या उन्नत हरित क्रांति? देखिए, जो पूसा कृषि विज्ञान मेला है ये अभी 22 फरवरी से 24 फरवरी 2025 की मध्य नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, और ये 3 दिवसीय मेला था, और इसकी जो थीम थी वह थी उन्नत कृषि विकसित भारत। इस तरीके से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उन्नत कृषि और विकसित भारत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल भारत ने जीते हैं। इस खेल में भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन है? तो ये जो खो खो विश्व कप 2025 हुआ, इसमें पुरुष और महिला जो दोनों फाइनल टीम है उसमें भारत ने ही जीत दर्ज की है। और इसमें महिला, जो भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान है वो है प्रियंका इंगले। इस तरीके से ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आपके लिए होमवर्क है कि आप ये कमेंट करके बताइएगा कि खो खो विश्व कप 2025 के पुरुष टीम का कप्तान कौन था। क्वेश्चन नंबर 4, स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन है? मिजोरम, असम, मणिपुर या उपरोक्त में कोई नहीं? अभी हाल ही में स्वामित्व योजना तो पूरे भारत में चल रही है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो मकान हैं उनके कार्ड बांटे जा रहे हैं, जिसको हम लोग घरौनी के नाम से जानते हैं गांव की भाषा में। तो ये स्वामित्व योजना के कार्ड जो है, अगर पूर्वोत्तर भारत में बात करें तो वहाँ पे भी ये योजना स्टार्ट होगी। और जो सबसे पहला राज्य है जिसने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड का वितरित किए वो है मिजोरम। तो इस तरीके से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम या अपने जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, बहुत सुंदर राज्य है। आपको कभी अगर मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा। मुझे अभी कुछ दिन पहले मौका मिला था, यहाँ से लखनऊ, फिर लखनऊ से यहाँ से कोलकाता से फ्लाइट थी, करीब 50 मिनट 1 घंटे की फ्लाइट टाइम लगता है फ्लाइट से। और मिजोरम पहुँच जाएंगे तो अच्छे लोग हैं वहाँ के, काफ़ी अच्छे लोग हैं। अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कोच अरमांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल से संबंधित हैं? खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा भी जाता है।
तो 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो से सम्मानित होने वाले कोच अर्मांडो एग्नेलो कोलाको हैं, ये फुटबॉल से संबंधित है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ये जो कोच अर्मांडो एग्नेलो कोलाको जी हैं, ये गोवा से अमूमन बिलोंग करते हैं भारत के, और यह पुरस्कार पाने वाले जो अर्मांडो जी हैं, ये सैयद नईमुद्दीन और बिमल घोष के बाद तीसरे फुटबॉल कोच है जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रसरण 16 हो तो मानक विचलन क्या होगा। देखिए, इसका एक सूत्र होता है, और सूत्र ये होता है कि जो प्रसरण है, ठीक है, जो मानक विचलन है वो अंडर रूट इंटू प्रसरण यानी प्रसरण का वर्गमूल होता है। देखिए, इस फार्मूले को एक तरीके से याद करिएगा, चाहे आप ऐसे सीधे सीधे याद कर लें कि जो प्रसरण है, प्रसरण इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मानक विचलन, जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं, या मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्रसरण यानी प्रसरण का वर्गमूल। तो प्रसरण यहाँ क्या है, 16 दिया हुआ है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। इस तरीके से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बता रहे हैं कौन सी इसमें से शिक्षण विधि है जो व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग की जाती है। तो देखिए, अगर हमें किसी चीज में सुधार करना है, ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। सूक्ष्म शिक्षण है, स्वानुदेशन है, पैनल शिक्षण है, और कक्षा या कक्ष अंतर क्रिया है। देखिए, जब हमको किसी चीज में सुधार करना होता है तो पहले तो ये हमें पता चले कि गलती कहाँ हो रही है, और अगर कोई गलती हमें ढूंढना है तो उसको बहुत माइन्यूट स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर हमें उस पर काम करना होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण विधि को जो है व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही कथन बताना है, तो एक एक कथन ले रहे हैं। देखिए, चिपको आंदोलन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन यौगिकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के मुख्य उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। ऐसा नहीं, आप लोग जानते हैं चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में चलाया गया, तो पेड़ जो काटे जाने थे उनको रोकने के लिए लोग पेड़ों से चिपक गए थे, मतलब उनको अपने कहते नहीं गुफे में ले लिया था कि कोई उन पेड़ों को ना काटे। तो पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन था, ना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन यौगिक और क्लोरीन यौगिकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब अगला है क्योटो प्रोटोकॉल, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1995 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2002 को लागू किया गया था। तो इसमें क्या है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये तो सही है, और क्योटो जापान में ही इसको 11 दिसंबर को ही अपनाया गया था, लेकिन इसको जो है 1995 में नहीं अपनाया गया था, इसको अपनाया गया था 1997, कितना 1997, और 16 फरवरी 2002 को इसे लागू किया गया था। 2002 को नहीं लागू किया गया था, लागू इसे किया गया था 2005 में। तो इस तरीके से इसमें देखिए डेट में हेरफेर है, तो ऑप्शन बी ही गलत हो जाएगा। अपिक्को आंदोलन 1978 में कर्नाटक के पश्चिमी घाट के उत्तर कन्नड़ जिले में शुरू किया गया था, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अपिक्को आंदोलन बिल्कुल सही, इसको दक्षिण का चिपको आंदोलन जरूर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेट दी गई वर्ष ये सही नहीं है। कमेंट कीजिएगा क्या अपिक्को आंदोलन किस वर्ष जो है हुआ था, कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये भी यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है, क्योंकि डी ऑप्शन में दिया गया कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिस पर 16 सितंबर 1987 को सहमत हुई थी और 1 जनवरी 1989 को इसे लागू किया गया था। तो दोनों तिथियां सही, इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 8 का डी। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं वहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक, वैसे मृदा कारक, धरातली कारक, जैविक कारक तो है ही है, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो जलवायु संबंधी कारक है। अगर जलवायु ही उचित नहीं होगी तो लोग वहाँ पर जो है दोनों की जो है समस्याएं होंगी, उत्पादकों की और उपभोक्ताओं की भी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का पहला एवं सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन दिए हैं कि 1980 में, 1983 में, 1986 में या 1990 में। देखिए बिल्कुल सही बात है कि भारत जो पहला एवं सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, और इसकी जो स्थापना की गई थी यह 1986 में की गई थी। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो नीलगिरी है वो भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। नीलगिरी के विषय में आप लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत की पर्वतमाला है, और ये पर्वतमाला जो है पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा भी है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को भी टच करता है। और यहाँ की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा है, और इसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर के लगभग, यानी 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंची है। तो इस तरीके से नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना हुई थी 1986 में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत माला, पूर्वी घाट या विंध्य पर्वत माला? तो जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है यह स्थित है पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट के विषय में जैसे आप लोग जानते हैं कि पश्चिमी घाट जो है एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय महाद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर जो है गुजरात राज्य से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होते हुए केरल तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तार में फैली हुई है। और हरियाली से भरपूर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सुंदर हरियाली यहाँ पे। तो हरियाली से भरपूर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये केरल के इडुक्की जिले के पश्चिमी घाट में स्थित है। इसको पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, और यह केरल और तमिलनाडु राज्य के मध्य 90 किलोमीटर की उत्तर से पूर्वी सीमा पर पूरा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ या स्थित है। तो ऑप्शन ए जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिमी घाट पर है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? तो खाद्य श्रृंखला की जो प्रत्येक कड़ी है वो कहलाती है पोषक स्तर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आगे बढ़ते हैं, आईसीटी से अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से FQDN का फुल फॉर्म क्या है? देखिए FQDN, F स्टैंड फुली, एंड इसके एफ और क्यू का मतलब आपका होता है क्वालिफाइड, डी डोमेन और एन नेम, यानी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ऑप्शन में आ जाते हैं तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर इस तरीके से हो जाएगा, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अच्छा, फुली क्वालिफाइड डोमेन नाम क्या है कि ये पूर्ण योग डोमेन नाम जो है डोमेन नाम जो है पूर्ण और निरपेक्ष डोमेन नाम होता है। जो डोमेन नाम प्रणाली यानी जो डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस जिसको हम बोलते हैं पर एक विशिष्ट कंप्यूटर वेबसाइट या संसाधन की विशिष्ट पहचान होती है, और यह एक सटीक पता प्रदान करता है, दैट इज जस्ट लाइक द एड्रेस, जो इंटरनेट पर सटीक नेविगेशन और संचार को जो है सुनिश्चित करता है। अब डीएनएस में यानी आपका जो डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नाम प्रणाली है इसके पदानुक्रमिक संरचना में 4 मुख्य भाग शामिल होते हैं। ये 4 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला तो जो है होस्ट नेम होता है, पहला जो होता है वो होस्ट नेम होता है। होस्ट नेम का एग्जांपल क्या है? जैसे कि www, जब भी हम कोई वेबसाइट देखते हैं तो उसमें क्या होता है www. मान लीजिए www.sarthakklase.com, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, हालांकि मेरी वेबसाइट नहीं है, मत सर्च कीजिएगा, www.google.com, ठीक है। तो इसमें जो www वाला पार्ट है ये होस्ट नेम है। दूसरे उस पर क्या होता है आपका जो है वो होता है सेकेंड लेवल डोमेन। सेकेंड लेवल जो डोमेन होता है एक्चुअल में ये किसी संगठन वेबसाइट का पंजीकृत नाम होता है, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, ठीक, इस तरीके से www.google.com। तो यहाँ जो गूगल है ये सेकेंड लेवल डोमेन इसको बोला जाएगा, एक्चुअली में यही मेन नाम होता है किसी भी संगठन या वेबसाइट का। उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है TLD, यानी टॉप लेवल डोमेन, शीर्ष स्तरीय डोमेन। इसे हम डोमेन एक्सटेंशन के भी नाम से जानते हैं, और किसी वेबसाइट में जो डॉट के बाद का पार्ट होता है जैसे .com, .org और .net, ठीक है, ये शीर्ष स्तरीय डोमेन के अंतर्गत आते हैं, टॉप लेवल डोमेन TLD।
और अंत में होता है रूट डोमेन। रूट डोमेन एक्चुअली में जो डॉट लगा होता है ना उसको कहते हैं। तो ये डॉट की अंतिम अवधि जो पूर्ण रूट डोमेन को दर्शाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो डीएनएस में पदानुक्रमिक संरचना है वो 4 भाग उसमें सम्मिलित होते हैं: होस्ट नेम, सेकेंड लेवल डोमेन, शीर्ष स्तरीय डोमेन और रूट डोमेन। अगला क्वेश्चन, विश्व के पहले सामान्य उद्देश्य वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इसमें जो ई है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, एंड एन न्यूमेरिकल, आई इंटीग्रेटेड, ए एंड सी कंप्यूटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन में अगर देख ले तो यहाँ ऑप्शन ए में ही जो है राइट आंसर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड, कंप्यूटर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड और कंप्यूटर जो है विश्व का पहला सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इनिक्स को दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी माना जाता है। हालांकि कंप्यूटर को प्रोग्राम करना उस समय जो है एक जटिल मैनुअल प्रक्रिया थी जिसमें कई दिन लग सकते थे। और इन्हीं का आविष्कार की अगर बात करें कि कब इसका इन्हीं का आविष्कार हुआ था, अगर आपसे पूछा जाता है तो 1946 में जो है इन्हीं का आविष्कार हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है चंदेल राजा विद्याधर ने, गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने, राजा सौरसेन ने या राजा मानसिंह तोमर ने। देखिए कंदारिया महादेव मंदिर के विषय में तो पहले आप ये जान लीजिए कि जिस भी राजा ने इसका निर्माण कराया था उस समय महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हो रहा था और इन राजाओं ने जो है महमूद गजनवी को 2 बार परास्त किया था और इस मंदिर के निर्माण को इस जीत के प्रति समर्पित कर दिया था। और इन राजा का नाम था चंदेल राजा विद्याधर। चंदेल राजा विद्याधर ने जो कंदरिया महादेव मंदिर है इसका निर्माण 1017 से लेकर के 1029 तक जो है इसका पूरा निर्माण कार्य चला था। और इसी दौरान जो है 1019 में और 1022 में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, जिसमें जो राजा विद्याधर ने दोनों बार महमूद गजनवी को 1019 और 1022 में परास्त कर दिया था। और इस तरीके से इस मंदिर के निर्माण का पूरा श्रेय इन्होंने समर्पित कर दिया था इस विजय हेतु। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजा विद्याधर ने कराया था। कब कराया था? तो 1019 और 1017 से 1029 के मध्य कराया था। और इस समय किसका आक्रमण भारत पे हुआ था? तो महमूद गजनवी के 2 बार आक्रमण यहाँ पे चंदेल राजा विद्याधर ने जो है विफल किए थे 1019 में और 1022 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल या जल संसाधन दिवस 18 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई या विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, ये 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। आखिरी ऑप्शन विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, अब दो इसमें भी विश्व जैव विविधता दिवस आप लोग फेमस जानते हैं कि 22 मई को मनाया जाता है। तो केवल एक ऑप्शन मिलता है जल संसाधन दिवस और यहाँ पे डेट दी गई 18 अप्रैल। तो एक्चुअल में जो जल संसाधन दिवस है ये 18 अप्रैल को न मनाया जाके इसको मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। देखिए जल संसाधन दिवस भारत में 10 अप्रैल को तो मनाया जाता है और यह एक खाद्य देश भर के पानी के भंडार को सुरक्षित रखने और उसे बचाने के उद्देश्य से तय किया गया है। जबकि एक और डेट है जो अक्सर पूछ ली जाती है और लोग आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप ये जल संसाधन दिवस ढूंढेंगे भी ना तो ज़्यादातर आपको मिल जाएगा विश्व जल दिवस, जिसकी तिथि होती है 22 मार्च। यानी विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को मनाया। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जल संसाधन दिवस 8 अप्रैल को मनाया जाता है जबकि विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। और जो विश्व जल दिवस है 22 मार्च वाला उसको 1993 में प्रारंभ किया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? पुष्पा रावत, अंजुला श्री कृष्णम, अजंती पटनायक, राबिया बानू। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? 31 जनवरी और 1992
1992 में, ठीक है। और इस समय इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी सुश्री जयंती पटनायक। तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा महिला आयोग गठित हुआ था वो गठित हुआ था 1995 में, और इनकी जो अध्यक्ष थी वो थी डॉक्टर मोहिनी गिरी। जबकि तीसरा आयोग जो है 1999 में महिला आयोग गठित हुआ था और इसकी अध्यक्ष थी विभा पार्थ सारथी। तो ये 3 नाम थे। आगे बढ़ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? कैप्टन अभिलाष रावत को, कैप्टन रमेश गुप्ता को, कैप्टन शिव सिंह को या कैप्टन अंकेश दिवाकर को? तो जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार 2024 है ये दिया गया कैप्टन अभिलाष रावत को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों दिया गया? देखिए, कैप्टन अभिलाष रावत और उनके तेल टैंकर के पूरे चालक दल के सदस्यों को संयुक्त रूप से जो है 2024 के अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें दिया किस लिए गया है? तो यह पुरस्कार उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने लाल सागर में बचाव मिशन के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाई थी। तो कौन सा समुद्र भी आप याद रखिएगा, लाल सागर में जो है बचाव कार्य के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन, इसको थोड़ा छोटा कर लेते, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए एक एक देख लेते हैं और देखते जाते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान 5 जून 2024 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। तो 5 जून 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान, बिल्कुल सही डेट है। इको मार्क योजना, इको मार्क योजना भी 26 सितंबर 2024 को, बिल्कुल सही है, लेटेस्ट योजना है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो गलत ऑप्शन हमारा हो जाएगा, एक ही बचा है डी। तो डी ऑप्शन क्या है? इसको तटीय आवास एवं मूर्त आय के लिए मैग्रोव पहल मिष्टी योजना, इसको 5 जून 2022 को न प्रारंभ करके इसको प्रारंभ किया गया था 5 जून 2024 में। यानी जिस दिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रारंभ हुआ था उसी दिन तटीय आवास एवं मूर्त आय के लिए मैग्रोव वन, जिसे मिष्टी पहल के नाम से जानते हैं, इसको भी लॉन्च किया गया था। तो ये दोनों योजना आपको याद रखना है एक दूसरे को रिलेट करके कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान आए चाहे तटीय आवास एवं मूर्त आय के लिए मैग्रोव पहल आए, दोनों ही 5 जून 2024 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के किस समाचार पत्र में प्रस्तुत किया गया था? स्वदेश प्रेम संजीवनी अपनो बांग्ला। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के जो पत्र है संजीवनी, उसमें प्रकाशित किया गया था। और किस वर्ष प्रकाशित किया गया था अगर ये पूछे तो ये विचार सबसे पहले 1905 में प्रकाशित किया गया था, संजीवनी पत्र में प्रकाशित किया गया था। और संजीवनी पत्र जो है किसका था, इसका संचालक कौन था? तो कृष्ण कुमार मित्र थे। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों की दिशा एवं गति को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो बादलों की दिशा और गति को नेफोस्कोप के द्वारा नापा जाता है। देखिए, नेफोस्कोप जो 19वीं सदी का एक उपकरण है जो पारगमन समय माप का उपयोग करके बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके जो हमारा क्वेश्चन है कि बादलों की दिशा एवं गति को किस यंत्र द्वारा नापा जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, नेफोस्कोप। वेद और उनके प्रणेता संबंधित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक एक देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये हो गया। तो ऋग्वेद के प्रणेता ब्रह्मा या प्रजापति, बिल्कुल सही है। और अथर्ववेद के प्रणेता विश्वकर्मा, ये भी सही है। सामवेद के प्रणेता नारद जी, ये भी सही है। यजुर्वेद के प्रणेता शिव जी नहीं है। तो कौन है यजुर्वेद का प्रणेता? तो यजुर्वेद का प्रणेता जो है विश्वामित्र जी हैं। कौन है? विश्वामित्र जी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? अप्रैल 1919 में हुआ था। लेकिन कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड काफी चर्चित है और ये ऐसी घटना जिसे हर एक भारतीय कोई भूल भी नहीं सकता और भूलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उनको हमेशा में याद रखना चाहिए।
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस दिन बैसाखी का दिन था। और क्यों हुआ था? क्योंकि जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। उस एक्ट के तहत जो है ऐसा प्रावधान था कि ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे की गिरफ्तारी और बिना वारंट के तलाशी का पूरा अधिकार मिल गया था। मतलब किसी को गिरफ्तार भी कर सकती है और वारंट भी तलाशी का जारी कर सकती है। भारतीय मानते थे कि भारतीयों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसलिए भारत के लोग इस एक्ट का विरोध कर रहे थे। अब हुआ ये था कि जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर के साथ लगभग 50 सैनिकों का एक दल जलियांवाला बाग पहुंचा और बिना किसी उकसावे के अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। इसमें करीब 10 से 15 मिनट गोलीबारी हुई। लगभग 1650-1700 राउंड गोलियां चलती हैं और वैसे तो अनुमान है कि इसमें हजारों से मतलब 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसके अनुसार उन्होंने इसमें बहुत कम लोगों की संख्या इसमें दिखाया था। केवल 379 लोग उन्होंने बताया था कि मारे गए हैं और करीब 1200 के आसपास लोग घायल हुए, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें जो भारतीय शहीद हुए थे उनकी संख्या जो है 1000 से अधिक थी। अब ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है इसके जांच के लिए आयोग गठित किया गया था और उस आयोग का नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग ने इसमें डायर को दोषी तो ठहराया, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? बस केवल सस्पेंस कर दिया गया कि भाई इनको जो है बर्खास्त कर दिया जाता है। यानी इतना बड़ा नरसंहार और उसकी सजा मात्र बर्खास्त थी। खैर, कवि अब इसका इतना विरोध हुआ कि जो हमारे यहाँ कवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको वापस कर दिया। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में उनको बोअर युद्ध में उनकी भूमिका के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसर हिंद पुरस्कार दिया गया था उसको लौटा दिया। यानी कैसर हिंद पुरस्कार लौटाया था महात्मा गांधी जी ने और नाइटहुड की उपाधि वापस की थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मौत कैसी हुई थी जनरल डायर की? तो जनरल डायर की मौत जो 1927 में 63 वर्ष की आयु में इंग्लैंड में हो गई थी। जबकि गदर दल पार्टी के जो गदर पार्टी क्रांतिकारी उधम सिंह जी थे, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्या का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को हत्याकांड के दौरान जो पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर, उनकी जो है लंदन में हत्या कर दी थी। तो ये वो पॉइंट है जिसमें घूम फिर के कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी पूछ लिया जाता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में कैसर हिंद की का पुरस्कार किसने लौटा दिया था? तो महात्मा गांधी ने। या कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो हंटर आयोग गठित किया गया था। और नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दी थी। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, जरूर रिवीजन कर लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला एटीएम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भारत में जो पहला एटीएम स्थापित किया गया था वो किया गया था HDFC बैंक के द्वारा। राइट ऑप्शन भी है। देखिए HDFC बैंक ने वर्ष 1987 में मुंबई में, कब? 1987 में। और कब और कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में जो है पहला एटीएम स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को किसने राष्ट्रीय शिक्षा को अवनति की ओर ले जाने वाले अधिनियम कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या उपरोक्त में कोई नहीं? तो देखिए इसका सही राइट ऑप्शन जो है वो है गोपाल कृष्ण गोखले ने। होता क्या है, देखिए भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिश करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा जो 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? 1902 में। इसका अध्यक्ष बनाया गया था टॉमस रैले को। किसको बनाया गया था? टॉमस रैले को इसको अध्यक्ष बनाया गया था। इसके दो अन्य सदस्य थे। कौन कौन से थे? एक थे सैयद हुसैन बेलगामी और दूसरे थे गुरदास बनर्जी। ठीक। 2 वर्ष बाद 1904 में जो इनके द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, उसी के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने भारत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 प्रस्तुत किया था। इसी में जो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने टिप्पणी की थी कि इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा संकाय के रूप में बदल दिया जाए, जो कि उन्होंने कहा कि सर्वस्वीकृत भी है, ऐसा होना चाहिए। पर ऐसा दिख रहा है कि यह प्रावधान का जो क्रियान्वयन है, इसको जो अमल में उतारने का तरीका है, वो एक लंबे समय तक हो सकेगा, यानी इसमें बहुत टाइम लगेगा। और इस तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले जी का कहना था
कि जो ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 है, ये राष्ट्रीय शिक्षा को अवनति की ओर ले जाने वाला एक अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1978, 1980, 1980, 82 या उपरोक्त में कोई नहीं। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पेश किया गया एक विधायी उपाय था, यानी कानूनी उपाय था, जिसका उद्देश्य था कि जो वहां की स्थानीय प्रेस है उस पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए। इसका उद्देश्य ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले और जो राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले विद्रोही लेखक हैं उनको दबाना था या उनको सजा देना था या उनकी आवाज को किसी तरीके से रोक के रखना था। तो इससे तो स्पष्ट है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो लॉन्च हुआ था 1978 में, लेकिन प्रश्न हमारा है कि इसको कब रद्द किया गया था। अब जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको हम गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब आया था? 1878 में आया था। अब हुआ क्या कि इसका काफी विरोध हो रहा था और इसके चलते जब इंग्लैंड में उस समय सत्ता का परिवर्तन हुआ तो उसमें 1881 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और 1867 वाले पुराने कानून को पुनः लागू कर दिया था। देखिए होता क्या है कि अब ये प्रश्न है कि यहाँ पे दो ऑप्शन क्यों दिए गए, 1880 और से 1882, क्योंकि इस समय विरोध चल रहा था और कहीं पे 81 आता है, कहीं पे 82 आता है। तो आप मान लीजिएगा 81-82 में जो भी डेट हो उसमें आपको लगाना। वैसे मेरे अनुसार अगर पूछा जाए तो मैं इसको जो है 1881 मान के चलूंगा। तो 80 से 82 के बीच में इसमें रोक लगा दी गई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में, और इसकी जगह क्या लागू किया गया था? जो पहले से 1867 वाला कानून चल रहा था उसको फिर से लागू कर दिया गया था, जो उनका 1867 वाला पुराना कानून था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के से संबंधित कथनों में से गलत कथन चुनिए। एक गलत है, दो गलत है कि तीन गलत है, या दो और तीन गलत है, यहाँ पे ऑप्शन है। तो एक एक कथन को हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। तो बिल्कुल सही है। जो भारत का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 है उसमें उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान किया गया है। अगला, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 64 बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 64 के अनुसार निर्वाचन नहीं होता। जो निर्वाचन होता है वो संबंधित है अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66। तो जो बी वाला है हमारा गलत हो जाएगा। अब सी देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। तो बिल्कुल सही है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। तो ऑप्शन सी भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से केवल दो गलत है, और केवल दो गलत हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है। इस तरीके से जो हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के संबंधित कथनों में से कौन सा गलत कथन है, तो कथन 2 के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये गलत है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के अनुसार होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई थी या किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई थी वर्ष 1889 में। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर यहाँ पे। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है ब्रिटिश समिति की स्थापना 1889 में ब्रिटिश में ही की गई थी, और इसका एक उद्देश्य था कि वहां के जो लोग हैं उनको भारत की समस्याओं से अवगत कराया जाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी अदालत मौलिक अधिकारों से संबंधित विवादों को सुनने का अधिकार रखती है? तो सीधी बात है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित विवादों को सुनने का अधिकार रखती है और इसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी माना जाता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर यहाँ पे। एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो देखिए, तो जो सर्वोच्च न्यायालय उससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो वो होता है 124 से लेकर के 147 तक। अब दिए गए ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो दोस्तों ये आज का था फुल लेंथ टेस्ट, स्पेशली जो विज्ञापन 51 के थ्रू एग्जाम होना है उसके लिए मैंने प्रयास किया है कि जो प्रश्नों की व्याख्या सहित
जो अच्छे क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लाए हैं आपके समय को ध्यान में रखते हुए। हालांकि प्रैक्टिस सेट है, फुल लेंथ है, थोड़ा समय लगता है, तो आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के भी इसको देख सकते हैं। एंड थैंक्स, आपने पूरा वीडियो देखा। आप अगर ऐसे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस एग्जाम में आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाएं और सारे क्वेश्चन आपके टॉपिक से रिलेटेड ही आपको मिले, आपके पाठ्यक्रम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए मिले, तो मुझे लगता है कि सार्थक क्लासेस विल बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। और फॉर दैट इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन विजिट कीजिए। वहाँ पर मल्टीपल वैलिडिटी में मैंने जो है टेस्ट असाइन कर रखे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आप इतना समय दे रहे हैं, इतने मेहनत के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बार सार्थक क्लासेस ऐप पर उपस्थित टेस्ट सीरीज का लाभ अवश्य ले लेना चाहिए। दोस्तों, हालांकि हमने पूरा बहुत प्रयास किया कि कोई गलती ना होने पाए इस पूरे टेस्ट में और फैक्ट्स को देने में, फिर भी मानो ह्यूमन बीइंग से हो सकता है कि अगर गलती हो भी जाए तो मैं अब बाद में तो नहीं सुधारा जा सकता, तो ऐसी अगर कोई गलती मुझे दिखेगी तो मैं उसको कमेंट करके पिन कर दूंगा। तो इसलिए जब भी आप वीडियो देखें, स्पेशली सार्थक क्लासेस के पढ़ाई वाले या प्रैक्टिस सेट के, तो आप उसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लीजिएगा कि वहाँ पे कोई पिन ऐसा तो नहीं कि जो पिन हो। प्लस आप लोगों की सुविधा के लिए मैं पूरी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, और मेरा प्रयास है कि आपके एग्जाम से पहले यूट्यूब के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी आपकी तैयारी बेहतर कराई जा सके। हालांकि वन लाइनर का मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वन लाइनर भी पढ़ के आप जो है वन लाइनर भी पढ़िए और उसके साथ उनको पढ़ते रहे, और फिर आप आके यहाँ पे प्रैक्टिस भी कीजिए, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो वन लाइनर की प्लेलिस्ट है। तो बिल्कुल आप उन्हें देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए, भले वो किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि जीके और जीएस पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।